I welcome all of you to this Anand Yatra platform, and I'm Ashish as yoga engineer. Welcome you all for this today's evening session. And you all know today is a very auspicious day for all of us, and today is महात्मा गांधी जयंती, जिसकी वजह से हम आज इतना आजादी से बैठ के ये वार्ता कर पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं कि आजादी के साथ तो आज उन्हीं की एक विचारधारा का जो महात्मा गांधी है उनका ही जन्म दिवस है। तो ऑन दैट ओकेशन आज मेरे साथ मिस्टर देवेश इज हियर विद मी टू शेयर हिज connection with Mahatma Gandhi ji, his life, like what he connects with the philosophy, the life that he follows in the life, and the experiences. And I, as a yoga engineer, I will try to connect with yoga, the philosophy of Mahatma Gandhi. So I welcome Devesh sir for this session, or I really welcome you for this time that you are giving to us, so that we can all benefit from your experience, from your knowledge, from your kindness. So welcome to you, sir. Thank you for coming. थैंक Yes. थैंक यू आशीष जी So yes. मुझे आज इनवाइट करने के लिए मेरे लिए एक काफ़ी मतलब आपने जो मुझे इनवाइट किया मैं इसके लिए आपके लिए थैंकफुल हूँ और मुझे भी आज मौका मिलेगा कि मैं भी कुछ अपने व्यूज़ और थॉट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि आप जो सिखाते हो, जिस चीज़ को आप लोगों को गाइड करते हो, अब आप जो योगा इंजीनियर अब बन गए हो, क्योंकि मैं आपको काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तो आपने जो चेंजेस किए हैं, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ कनेक्ट होने में, मिलने में। तो आप सभी को आज गांधी जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम देवेश यादव है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और करंटली मैं एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा पीडब्ल्यूडी में कार्य करता हूँ। इसको हम Yeah, I think due to आज some गांधी connection, जयंती है, lost. Yes, please continue. तो आज जो आशीष ने गांधी जयंती के टाइम पर ये जो सेमिनार ये जो यूट्यूब लाइव रखा है, इसमें हम सब चाहेंगे कि हम देवी जी, गांधी आपकी जी की आवाज लाइफ थोड़ी से स्लो उनके आ रही है सर। आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही हेलो है। हेलो अब ओके है? या फाइन। हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे गांधी जी की लाइफ जो उनके प्रिंसिपल थे, जो उनके सिद्धांत रहे थे, उन्होंने कैसे उनका इस्तेमाल करके हमें आज़ादी दिलाई, कैसे उनका यूज़ हुआ और आज के प्रेजेंट टाइम में हम उनके प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कैसे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो हम चाहेंगे हमारे योग इंजीनियर पहले शुरुआत करें और हमें बताएं कि गांधी जी के प्रिंसिपल स्पिरिचुअलिटी किस तरह से आज हमारे लिए कार्य करते हैं वो। Yes. So thank you so much for giving your introduction. Or let me tell you few more points about Devesh. And मेरी एक मुलाकात एसएसबी सेंटर पर ही हुई थी देवेश जी से, एंड ही हैज अ लाइक डीप कनेक्शन कि आई वांट टू गो इन दैट आर्म फोर्सेस। तो सर ने बहुत सारे एसएसबी दिए, एंड स्टिल ही इज ट्राइंग एंड ही इज वर्किंग एंड गिविंग व्हाटएवर बेस्ट ही कैन डू इन हिज लाइफ। तो वहां से आप देख सकते हो जैसे गांधी जी भी अपने जीवन में बार बार प्रयास रहित रहे कि कैसे अहिंसा और सत्य का पालन किया जाए। तो मैंने देवेश जी की ही लाइफ में देखा कि कैसे कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रोथ किया जाए। टाइम ऐसे भी है जहाँ पे थोड़ा इश्यूज रहे, लेकिन उसके बावजूद ही कीप ग्रोइंग हिमसेल्फ। एंड हमारी काफी बात होती है, वी कनेक्ट एट सफिशिएंट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड वी डिस्कस अबाउट लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, योग, और कैसे अपने बॉडी माइंड बैलेंस को मैनेज किया जाए। आई होप आप भी समझ सकते हैं, और जो भी सुन रहे होंगे इस टॉक को, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आजकल जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो हमारे जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित है। और अगर हम योग को देखें तो योग इज कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट द माइंड ओनली, कि आप कैसे योग के थ्रू माइंड को मैनेज कर सकते हैं, और उसके थ्रू आपकी बुद्धि और प्रखर हो सकती है, और फिर आप अपने जो नॉर्मल लाइफ है आप उसमें कैसे बेस्ट सर्व कर सकते हैं अदर्स को।
उसी तरह अगर हम महात्मा गांधी की लाइफ को देखते हैं, तो वो भी स्टार्टिंग में आपकी और मेरी तरह एक आम व्यक्ति थी। यस, वो अपनी पढ़ाई करते हैं यहाँ से, और लंदन से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और ही बिकेम अ लॉयर, and he came back to India to practice that law, but he was not satisfied. Then he went back to South Africa, वहां पर गए वो अपनी लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए, और वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। तो उस समय जब आप देखेंगे, ये टाइम आपका बहुत पुराने समय की बात है, तो बहुत सारे समाज में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, भेदभाव, डिसेबिलिटी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो महात्मा गांधी को भी फेस करने को मिला ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका में। और एक समय की बात ये है कि वो एक फर्स्ट क्लास टिकट था उनके पास और ट्रेन में जा रहे थे, बट सडनली सम मैन से व्हाई दिस मैन इज हियर इन दिस फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट ऑफ दैट ट्रेन। देन टिकट कलेक्टर ने क्या कहा, आप इस ट्रेन से उतर जाइए। उनको धक्का देके ट्रेन से निकाल दिया वहाँ गया। लिखा देन हुआ दिस था कि लेड, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यस यस, डॉग्स इन इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो ये देख के उनको बहुत गहराई से उस दिन उन्होंने सोचा कि व्हाट इज दिस ऑल गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है कि मेरे पास एक फर्स्ट क्लास का टिकट भी है, उसके बावजूद मैं ट्रेन में नहीं जा सकता। तब फिर वो कहीं ना कहीं इस गहरे अनुभव के बाद वो जुड़ पाए लोगों से कि ये लोग कितना सफर कर रहे हो। मैं तो पढ़ा लिखा और आई एम लॉयर, बट स्टिल जो लोग बहुत नीचे लेवल पे थे, वो लोग की जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तब उसके बाद उन्होंने फिर आप देखेंगे वहां पे सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए बहुत काम किया। और फिर उसका 19 ईयर्स और 21 ईयर्स ही वॉज इन साउथ अफ्रीका। तो जब ये सब चल रहा था बाहर साउथ अफ्रीका में, तो फिर कहीं ना कहीं भारत में भी कुछ आप देखेंगे नजारे इसी प्रकार के। तो फिर उनको भारत भी बुलाया गया। यहाँ पे सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? ये जो जैसे आपने साउथ अफ्रीका वाली उनकी जो कहानी थी वो बताई, तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो मोहनदास जी से उनका जो सफ़र है महात्मा का, वो एक्चुअली में उनका साउथ अफ्रीका में ही हुआ। यस यस, आई विल कीप कंटिन्यू, आई थिंक कनेक्शन को। जो जो तो जो वो साउथ अफ्रीका ने बनाया, तो उनके उनके जो सबसे बड़े हथियार जिन्हें हम बोलेंगे, सत्याग्रह, स्वराज, ये जो था इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई साउथ अफ्रीका से ही। वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो देख के जो उनके अंदर का जो कंसाइंस जागा, उसने एक्चुअली इनको वहाँ बनाया। और जब वो भारत लौटे, तो भारत लौटने के बाद होता ना, मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि उनका जो ये विज़न था सत्याग्रह का, स्वराज का, ये भारत में क्या परेशानियाँ थीं, क्या दिक्कत थी, वैसी परेशानियाँ और दिक्कतें हमारे जीवन में बहुत सारी होती हैं। तो हम आज के टाइम में उनके इस आइडिया को कैसे, हम उनकी इस फिलॉसफी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम में हम अक्सर कहते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी आए, हम अपने बड़ों से सीखते हैं, वो कहते हैं कि आप परेशानियों को देखिए क्या है, उसके अंदर और गहराई से जाइए, समझिए कि वो कैसे आपको प्रभावित कर रही है, और फिर आप उसका हल निकालिए, उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए और उसको ख़त्म कीजिए जड़ से। वही गांधी जी ने कहा। जब वो भारत में आए तो वो एकदम से नहीं कूद गए भारत की राजनीति में या अंग्रेज़ों के बीच। वो सबसे पहले उन्होंने तीन चीज़ें करी। जब वो भारत में आए 1914 में, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो वो ब्रिटिशर्स को मिले। ब्रिटिशर्स ने उनको कहा कि भाई हम डिप्रेस्ड जो क्लासेस हैं दुनिया में, उनके लिए लड़ रहे हैं, हम ये वर्ल्ड वॉर उनके बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं। तो गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया। तभी साबरमती आश्रम की स्थापना रखी गई कि वहाँ पे हम डिसाइपल्स को ट्रेन करेंगे जो कि थोड़ा सा नॉन दिनेश जी वायलेंस तेज के बोलो, प्रिंस। हल्की सी आवाज आपकी स्लो आ रही है, थोड़ा सा दिया। हाँ, तो उन्होंने इसीलिए ब्रिटिशर्स को, कि ब्रिटिशर्स डिप्रेस क्लासेस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो गांधी जी को ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ, एक वो अच्छे कॉज के लिए फ़ाइट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने स्वराज आश्रम की स्थापना करी। फिर पहला ये उनका स्टेप था। दूसरा उन्होंने क्या किया, वो फिर पूरे भारत के भ्रमण पे निकले
कि एक्चुअली में इंडिया है क्या, वहाँ के लोग एक्चुअली है क्या, मासिस यहाँ का क्या है, तो वो उसको तो समझें पहले। फिर तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए सोल्जर्स की, जो ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स की नीड थी, तो वो उन्होंने अपने आश्रम के थ्रू ट्रेन करके उनको सप्लाई किए गए। तो आप देखें कि आज भी हम जो करते हैं कि एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एप्लीकाई करते हैं, वही गांधी जी ने उस टाइम किया। तो वो कितने बड़े विजनरी थे, आप ये देखिए। वो इंडिया में घूमे, उन्होंने समझा इंडिया क्या है, यानी कि उन्होंने इन डेप्थ जाना पहले, इशू कंट्री में है क्या क्या, वो समझे उन्होंने। फिर उन्होंने अपने नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, स्वराज और ये सब साल्ट मार्च, इन इन वेपन्स का यूज़ किया, इन आइडियाज़ का यूज़ किया उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। और आपको भी पता है आज रिजल्ट क्या है, 1947 में इंडिपेंडेंस मिला हमें। वो एक्चुअली जो जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिला हमें, गांधी जी के हम्म। आने के बाद ही क्यों मिला? बिकॉज ही प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म। उन्होंने एक लीडरशिप दी लोगों को, उन्होंने लोगों को एक आइडिया दिया, कि एक कॉज दिया उन्होंने कि आपको किस पे फाइट करना है। तो जब वो इंडिया में चंपारण किया उन्होंने, अब उनका एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। ये क्या थे, ये फार्मर की कंडीशंस और लेबर क्लास की कंडीशंस का इशू था। तो इन्होंने समझा कि सबसे बड़ी जो मासेस हैं इंडिया में, वो फार्मर्स हैं, लेबर्स हैं, जो लोकल पीपल हैं, जिनको सबसे दिक्कत हो रही है। और फिर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी बात करी, जो हम आज भी करते हैं। आज के टाइम में हम कहते हैं कि अगर इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करना है, इंडिया को सोशली इकोनॉमिक अगर ग्रोथ करनी है, तो इट इज़ देयर वुमेन हु हैज़ टू अपलिफ्टेड। आज हमने अभी रिसेंटली बिल पास किया पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन का। और हमने आजकल पुलिस पुलिस सिस्टम में भी हमने नारी शक्ति, दुर्गा शक्ति, इतने इतने वो अभियान चला रखे हैं हमने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सब क्या है, ये एक तरीके हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। इसका आइडिया हमारे पास कहाँ से आया है? ये गांधी जी की आइडियोलॉजी से आया है, हमारी गवर्नमेंट के पास ये आइडिया। तो वो इंसान 90s में, उस समय ये विज़न रखता था। आप सोच सकते हैं वो कितने बड़े सेंट थे, उनका विज़न कितना लॉन्ग टर्म का था, जिनकी फिलॉसफी से हम आज भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके आइडियाज़ को हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। जिस समय पर्दा सिस्टम था, इन्फेंटिसाइड था, सती प्रथा थी, उस समय उन्होंने वीमेन को, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, उन्होंने उनको एंकरेज किया कि आप मास मूवमेंट में पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज विदाउट यू दिस मूवमेंट विल नॉट बी अ सक्सेस। तो हम ये सीख सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को डेली लाइफ में भी आप उसको समझो, वो हुई क्यों है, और आपको उसको डील करने के लिए किस किस चीज़ों की नीड होगी, आप उसको समझो। और उस अपने प्रिंसिपल को, जो आपने नॉलेज गेन की थी, उसको अप्लाई करो आप। तो ट्रू मैन मतलब सेंट क्यों है वो हम समझ सकते हैं, डिप्लोमेट क्यों है वो हम समझ सकते हैं, और वो एक रिवॉल्यूशनरी। कोई भी इंसान तीनों चीज़ नहीं हो सकता कभी भी। या तो आप सेंट हो सकते हैं, या सिर्फ आप डिप्लोमेट हो सकते हैं, या आप रिवॉल्यूशनरी हो सकते हैं। तीनों चीज़ें होना इट्स इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन गांधी जी तीनों थे, वो सेंट भी थे, डिप्लोमेट भी थे, रिवॉल्यूशनरी थे, और ये हमें हिस्ट्री बहुत अच्छे से बताती है। बहुत सुंदर देवेश जी आपने मुझे तो ऐसा लगा कि हम पूरे समय को ट्रेवल करते हुए और हम फाइनली आए और हमने देखा उनके जीवन के हर एक अलग अलग आयाम को। और आपने कितनी सुंदरता के साथ कनेक्ट किया कि वो पहले चीजों को समझते थे, और वहीं यही कहीं ना कहीं हम आज चीजों को बहुत जल्दबाजी में, इन द हरी, हम उसको लूज कर रहे हैं। हमें हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, बट वो आपने जितनी सुंदरता से बताया कि वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तो डायरेक्ट मिली की लड़ाई में कूद जाए। नो, बट ही ट्रेवल्स, ही ऑब्जर्व। और इसी तरह अगर हम भगवत गीता से इसको कनेक्ट करें, पहले श्लोक में भाई, धृतराष्ट्र भी संजय से पूछ रहे हैं हो क्या रहा है युद्ध में। तो अगर हम कनेक्ट करना चाहें कि कहीं ना कहीं जो हमारी, ये उनकी विजन को दिखा रहा है कि कितना क्लियर थे वो अपने जो भी कर रहे थे लाइफ में। दैट्स वाई उन्होंने अहिंसा और सत्य को फॉलो किया। उन्होंने क्लियर था कि सत्य, और जो हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा भारतीय लाइक सनातन धर्म, और जिसको आप हिंदुइज्म कहो, हिंदुइज्म कोई लाइक कंसेप्ट नहीं है, इट्स अ फिलोसफी, सनातन धर्म। तो काफी बुक्स को मैं भी ढूंढ रहा था, तो मैंने वहां देखा काफी राइटर्स ने लिखा है कि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी अद्वैत सिद्धांत, उपनिषद के जो आपके नियम हैं, उनका जीवन में पालन करते थे। और दूसरी चीज, जैसे आपने हमेशा देखा होगा गांधी जी को एक धोती में ही आप उनको देखते हैं। तो सर इससे रिलेटेड बता सकते हैं क्यों हमेशा गांधी जी एक धोती में ही, इससे जुड़ी कुछ गहरी घटना?
अगर मैं जैसे इसका स्पिरिचुअल एंगल देखूं या हम बेसिक उसमें अगर इसको समझें, तो मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जब वो लॉयर थे तो वो सूट वगैरह जो वेस्टर्न ड्रेसेस थी वो सब पहन के वो उन्होंने भी खुद को कोशिश किया है कि वो भी जो आज ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है वो भी उसमें अपने आप को ढालें, उसमें एडजस्ट करें। तो जब उनको रियलाइज़ हुआ कि साउथ अफ्रीका में कि जब उनको फर्स्ट ट्रेन क्लास से निकाल दिया गया, फर्स्ट क्लास ट्रेन से निकाल दिया गया, उनके साथ भी वहाँ अपार्थाइड वाली प्रैक्टिस हुई, उनके साथ भी वहाँ डिस्क्रिप्शन हुआ, तो उन्हें समझ में आया कि इससे चेंज नहीं होता। जो मैं आउटसाइड, जो अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहा हूँ आउटसाइड, या मैं कुछ भी पहन लूँ या मैं कोई भी एक चीज़ पोजेस कर लूँ, उससे कोई चेंज नहीं होला अनटिल एंड अनलेस मैं खुद से अपने अंदर से चेंज नहीं लेके आऊँगा। और जब वो इंडिया आए, मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने पूरे इंडिया को ट्रैवल किया। उन्होंने देखा कि इंडिया एक्चुअली है क्या। इंडिया उसके किसान हैं, इंडिया उसकी लेबर क्लास है। तो जब उन्हें अगर मासिस से कनेक्ट होना है कि वो लोग उन्हें अपना समझें, तो उन्हें उनके जैसा बनना पड़ेगा। उस समय जिस टाइम गांधी जी थे, उस समय हमारे किसान धोती और कुर्ता ही पहनते थे। हमारे जो लेबर क्लास थे वो यही पहनते थे। बहुत समाज का बहुत बड़ा वर्ग गरीब था। तो गांधी जी को अगर ये मूवमेंट को सक्सेसफुल करना है, उनको देश को आज़ादी की तरफ लेके जाना है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, ये बहुत पहले समझ चुके थे वो, कि उन्हें जैसे इस देश के लोग हैं उनके साथ मिलना होगा, घुलना होगा, उनकी तरह रहना होगा, उनकी तरह जीना होगा, उनकी लाइफ जीनी होगी उन्हें खुद। कि वो जिंदगी वो उनके देश के लोग कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं उनको वो समझनी होगी। और इसको समझने का सबसे बेहतर तो यही तरीका है कि वो खुद भी उनकी तरह हो जाएं। तो उन्होंने धोती पहनने का एक ये भी मैसेज दिया, और दूसरा मुझे जो मैसेज लगता है उनका धोती पहनने का, वो ये लगता है कि वो ये भी दिखाना चाहते थे कि पोजेशन से कुछ नहीं होता है। सर थोड़ी रियल आवाज आपकी स्लो आ रही है, हल्का सा ठीक है। यस। तो उनका धोती पहनने का मुझे एक दूसरा मैसेज ये भी लगता है कि वो ये भी कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि आप सारी मटेरियल पोजेशंस को रख के आप अल्टीमेट अपनी लाइफ का गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक सोसाइटी में चेंज लाना है, आपको एक मास स्केल पे कुछ बदलाव लेके आने हैं, आपको लोगों को एंकरेज करना है, आप उनको विज़न देना चाहते हो एक बेटर फ्यूचर का, तो आपको वो खुद सबसे पहले वो चीज़ करनी पड़ेगी। हरिजन थे, जिनको जिनको अछूत बोला जाता था पहले देश में हमारे, उनको ये शब्द हरिजन उन्होंने दिया। हरि के जन, भगवान के बच्चे, हरि, भगवान, गॉड, हम उनको बहुत नामों से जानते हैं। मतलब उनकी बच्चे हैं, जो भी हम कहें, उनके हरिजन उन्होंने उनको शब्द दिया। तो वो उनके साथ जो वो सफाई करते थे, जिस काम को हमारे समाज में सुना जाता था, गांधी जी स्वयं उस काम में उतरे, उन्होंने खुद किया। लोग कर रहे थे सब, उन्होंने उन्होंने कभी ना करो मेरे आइडियाज़ को फॉलो करो या आप ये मेरे पीछे चलो। वही हम अपनी आज की ज़िंदगी में भी देखते हैं। हम सबसे कहते हैं यार तुम नहीं, तुम ऐसे हो, तुम, वो गुस्सा बहुत करता है, उसका नेचर ऐसा है, वो सही से बात नहीं करता है, वो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करता है। हम बहुत कुछ बोलते हैं, वो ये नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन परफेक्शन तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमेशा स्कोप जो है इम्प्रूवमेंट का ही होता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि ये चेंजेस हो हमारे चारों ओर, हमारे लोग ये चेंज करें, ये करें, इस तरह से अकॉर्डिंग चलें, तो पहले वो चेंज हमें खुद बनना पड़ेगा। और यही गांधी जी ने भी कहा, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। यस सर। अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो कि ये करो वो करो, तो आप पहले उसे खुद करो। आप लोगों को बताओ मत, आप करके दिखाओ। कथनी और करनी में फ़र्क होना चाहिए। लोग कथनी को विश्वास नहीं करते, लोग करनी में विश्वास करते हैं, आपके एक्शंस में बिलीव करते हैं। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसके वर्ड्स पे मत जाइए, यू जस्ट लुक एट इट्स एक्शंस। आप उसके एक्शंस को देखिए। तो गांधी जी ये चीज़ आज लोग नहीं समझ पा रहे, गांधी जी ये बहुत सालों पहले समझ गए थे। सेंट ही थे वो। बहुत सुंदर देवेश जी, बहुत महात्मा ही। ही थे वो। यस। यस। इतना डीपली चीजों को समझा उन्होंने और उसको व्यक्त किया। आपने सिंपल सी लाइन में बोला, मैं बोलने वाला था अगर आप नहीं बोलते तो, कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और सर मैं खुद भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा बहुत एक हिस्सा ऊर्जाओं का दूसरों को बदलने में प्रयास में लगा रहता है। लेकिन महात्मा गांधी की अगर लाइफ में देखिए, उन्होंने दूसरों को तो बोला ही नहीं, उन्होंने क्या कहा, मैं खुद को क्या चेंज करूं। और दूसरी बात जो उन्होंने धोती ग्रहण की कहीं ना कहीं, तो उससे उनकी संवेदनशीलता का हमें पता चलता है कितना वो सेंसिटिव थे।
आज हो सकता है कि मैं ऊपरी रूप से बोल दूं कि हाँ ठीक है ये दुखी है, मैं मिलने चला गया। आजकल हम देखते हैं बहुत से पॉलिटिक्स में होती है ये सारी चीजें, और बात बात हम चले जाते हैं अपना, वो व्यक्ति वहीं का वहीं परेशान रहता है। लेकिन महात्मा गांधी इतना उनके हृदय को लग हमें ये दिखाता है कि वो अपने हार्ट से कितने ओपन थे। उनका मैंने काफी जगह पढ़ा कि से नेवर बी नैरो माइंडेड, बी ओपन विद योर माइंड टू लर्न टू ग्रास्प। क्लियर। और कहीं ना कहीं जो दूसरा पॉइंट आपने सर जोड़ा कि हम सारी सहूलियतों को, सारी फैसिलिटी को लेकर कुछ लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट ये था कि भगवत गीता के ऊपर महात्मा गांधी की कमेंट्री भी है, जिसको उन्होंने अनासक्त योग का नाम दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें संसार को छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। नो, ही सेड वी लिव इन द वर्ल्ड, जो भी हमारा धर्म है उसको हम पूरी अपनी एकनिष्ठा से फॉलो करें और अनअटैच्ड रहे, अनासक्त। अभी मेरी जैसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि मेरे घर में पौधे हैं तो मुझे उनको पानी लगाना ही है, क्योंकि वो मेरी धर्म है, वो मेरी ड्यूटी है। अनासक्त होके, अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है अनासक्त होके मैं करना। लेकिन आजकल हम देखें सर, तो हम अपना काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है हम सक्सेस या फेलियर होंगे। हुँ। अब ये बात, जब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, हम सब कनेक्ट करें तो हम तो कभी आजादी नहीं हो पाते इस तरह से। तो इसी इस तरह जो सक्सेस आपने और ये पॉइंट कहा फेलियर पे कि मैं कुछ पहले, ऐड करना चाहूँगा यस यस यस, कि जैसे आजकल क्या होता है कि हम कोई ड्रीम रखते हैं, कोई गोल रखते हैं, तो हम बहुत ट्राई करते हैं। जैसे आज का यस टाइम बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। लोग आज सबके पास रिसोर्सेज हैं, आज सबके पास इंटरनेट है, आपके यस पास इंफॉर्मेशन जस्ट क्लिक अवे है आपके पास। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे हमारे पास आज मेंटोर्स हैं, आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है, तो आज भी हमारे पास इतने लीडर्स की, विजनरी की, इतने एक्सपर्ट्स की क्यों कमी है हमारे पास? रोल मॉडल्स की क्यों कमी है हमारे पास? क्यों हमारी सोसाइटी में बहुत कम हीरोज़ हैं? क्यों क्यों हमारी सोसाइटीज़ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्राइम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो स्टेटस वुमेन की सोसाइटी में होना चाहिए वो नहीं है? फिर भी ऐसा क्यों है? क्यों हमारे जो गोल्स हैं हम उनको बहुत इजीली अचीव नहीं कर पाते, हमें बहुत फेलियर्स का सामना करना पड़ता है? कहते हैं कि आजकल जैसे हमारे बड़ों से सुना होगा, हमने अपने मेंटोर से, सीनियर से सुना होगा कि जितना बड़ा सपना होगा उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन इस चीज़ को कहना और इसको समझना बहुत अच्छे से, इसमें बहुत फ़र्क है कि गांधी जी ने लेकिन इस फ़र्क को समझा था। गांधी जी का मोटो था जो मैं ये चीज़ अचीव करनी है, उनको देश को आज़ादी दिलानी है, उनको अपने देश से जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म करानी है। ये जो गोल था उसको अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। वही सेम चीज़ हम लाइफ में करते हैं। हमारा जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस आइडिया हो। फेल होता है हम ट्राई करते हैं, फेल होता है वो ट्राई करते हैं। वही गांधी जी ने बहुत पहले कर दिया। उनका गोल था कि हमारी फार्मिंग क्लास, हमारी लेबर क्लास, हमारे पुअर्स अपलिफ्ट हों, हमारे विलेजेस ग्रो करें, हमारी कंट्री इनइक्वलिटी से फ्री हो, हमारा देश आज़ाद हो, हम अपने देश को खुद गवर्न करें। तो उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट करे आप देखिए। वो 1914 में इंडिया में आए, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह किया, उन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी, उन्होंने स्वराज मूवमेंट किया, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन किया, सिविल डिसोबीडियंस किया, साल्ट मार्च किया। आप बस नाम लीजिए कितना कितना ट्राई किया उन्होंने। और जब तक उनकी ब्रीथिंग चलती रही तब तक ही एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट आइडियाज़, ही एक्सपेरिमेंटेड टू अचीव दैट सिंगल गोल। गोल उन्होंने चेंज नहीं किया कभी। आज के टाइम में हम हार जाते हैं, हमारे आगे फेलियर्स आ जाते हैं, हम तुरंत उस गोल को छोड़ देते हैं कि नहीं यार, ये शायद मेरे बस की नहीं है, काम करता हूँ मैं, कुछ और ले लेता हूँ। तो गांधी जी ने हमें सिखाया कि आपके आगे फेलियर्स आ रहे हैं तो आप गोल को चेंज मत कीजिए, आप गोल को मत बदलिए, आप अपना अप्रोच करने का तरीका बदलिए। आप नॉन कोऑपरेशन करिए, आप सिविल डिसोबीडियंस करिए, आप स्वराज करिए, आप साल्ट मार्च करिए, कुछ भी करिए। आपका जो गोल है यहाँ वो पे अचीव दिनेश होना जी मैं चाहिए। चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पे और लाइक पॉइंट लाइक शो करें, व्हाट इज सत्याग्रह
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन, कुछ शब्दों में, लाइक नॉट इन डिटेल मच, ये वो एप्लीकेशन हमारी लाइफ में किस तरह से होता है, जैसे नॉन कॉपरेशन से हाउ वी कैन अप्लाई इन लाइफ, एनी पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट? नॉन कॉपरेशन इस सब से हम समझते हैं कि आप किसी चीज़ के सहयोगी मत बनिए, किसी चीज़ में आप अपना सहयोग मत दीजिए, आप उससे दूर रहिए। ठीक है। अब इसको हम आज के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? देखिए, समाज में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हैं। हम नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपकी किसी इंसान ने 4 तारीफ़ करी और एक कुछ गलत बोल दिया आपके बारे में, आपका दिमाग उस गलत चीज़ पे बहुत घूमता रहेगा। आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहेंगे। लेकिन आप उसने जो आपकी 4 अच्छी बातें करी उसने आपके लिए, वो आप भूल जाएँगे। ठीक है? आप अपने आप को उस एक नेगेटिव थॉट से एसोसिएट करने लग जाएँगे। आपके आगे फेलियर्स आएँगे, आप ये चीज़ भूल जाओगे कि आपने कितनी मेहनत करी है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी इवॉल्व हुई है उस प्रोसेस में, आप वो ये भूल जाओगे। बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं काफ़ी काफ़ी सालों तक, काफ़ी अटेम्प्ट देते हैं। अगर रिज़ल्ट नहीं आता तो वो ये मान के बैठ जाते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं बेकार हूँ, मेरे शायद अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस प्रोसेस ने उनको चेंज कैसा किया है, उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस लेके आई है। वो डिसिप्लिन उनके अंदर आया है, उनके अंदर टारगेट्स फुलफ़िल करने की कैपेसिटी आई है, उनके अंदर लॉन्ग आवर्स तक एक पर्टिकुलर काम को, जैसे पढ़ाई थी वहाँ पर, करने की एक पावर आई है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आई है। वो फ़ोकस होना सीख गए हैं। कितने पॉजिटिव्स मिले। तो नॉन कोऑपरेशन जो था कि आप किसी चीज़ के सहयोगी ना बने, किसी चीज़ में भाग ना दें। तो ये जो नेगेटिविटी आती है कि हम फेलियर्स हो जाते हैं, हमारे आगे कोई काम हमारा नहीं बन रहा होता, हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, किसी ने हमारी बुराई कर दी, या हम किसी को पसंद करते हैं वो किसी और को पसंद करता है, तो हम इस फीलिंग को बियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि गांधी जी ने भी उस समय क्या किया कि अंग्रेज़ों को रूल करने का मौका तभी तो मिल रहा है जब इंडियंस उनको दे रहे हैं। यस, यस। यहाँ इंडियंस। पे एक पॉइंट, जैसे मैं भी सोच रहा था कि सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी कहीं ना कहीं रही कि हमारे अंदर ही बंटवारे, कहीं ना कहीं हमारे जो लाइक ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एक चीज देखा कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड एंड ब्रेक। वही चीज जब हमारे अंदर टूट गई, जैसे एक माला है, जब उसके धागा ही टूट जाए तो माला ज्यादा दिन बनी नहीं रह सकती। तो कहीं ना कहीं फिर महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने वो हमें वापस से सूत्र दिया। बिल्कुल। सत्याग्रह। सत्याग्रह जो शब्द है, आप उसको अगर तोड़ें तो इसका मतलब ग्रह क्या होता है? ग्रह, घर, सत्य मतलब सच, ट्रुथ। तो गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? गांधी जी के लिए गॉड का डेफिनेशन जैसे हम जानते हैं, जो हमने देखा हुआ किताबों में, जो गांधी जी के ऊपर बहुत लिखी हुई है, या गांधी जी के बारे में अगर कोई इतिहास पढ़ता है तो उसमें जानता है कि भगवान गांधी जी के लिए क्या थे? सच, किसी के साथ सही करना, राइट वर्क, राइट एक्शन, ट्रुथ बोलना, ऑनेस्टी के साथ रहना, किसी का बुरा नहीं करना, ये गांधी जी के लिए थी गॉड की डेफिनेशन। और सत्याग्रह यही था कि आपके लिए ट्रुथ जो है वो हाईएस्ट फॉर्म रहनी चाहिए, आपके लिए ट्रुथ जो है वो सबसे आपके लिए हाईएस्ट फीलिंग रहनी चाहिए, ट्रुथ ही आपका सबसे बड़ा साथी होना चाहिए, और आपके लिए इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह भी यही था। इसका जो एग्जाम्पल था, जैसे हम इसको इससे समझते हैं एग्जाम्पल से, कि चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद था, जब गांधी जी आए उन्होंने ये किया, तो ये सत्याग्रह ही थे, अलग अलग तरीके के। इससे गांधी जी ने देखा क्या? चंपारण सत्याग्रह में क्या किया गांधी जी ने? गांधी जी ने वहाँ पर किसानों के साथ वो खड़े रहे, और वो एक सत्याग्रह क्यों कहलाया गया? क्योंकि वहाँ पर वो इंडिगो उगाते थे किसान, जिसके जिसकी वजह से उनकी पूरी खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो बंजर हो जाती थी, काफ़ी सालों तक बंजर रहती थी, जिसमें आप आगे और कोई फसल नहीं कर सकते। तो यहाँ सत्याग्रह कैसे इस्तेमाल हुआ, हम इसको फिर कैसे इस्तेमाल हुआ, इससे ही इसका मीनिंग निकलेगा कि
किसानों ने इंडिगो करने से मना कर दिया, नॉन कोऑपरेट किया, उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने नॉन वायलेंस का यूज़ किया इसमें। उन्होंने किसी के साथ कोई फाइट नहीं करी, उन्होंने किसी के साथ कोई बड़ा भोला कुछ नहीं बोला उन्होंने किसी के साथ। जो ट्रुथ था, ट्रुथ क्या था कि किसानों के साथ शोषण हो रहा था, ये ट्रुथ था। किसानों की ज़मीन बंजर हो रही थी, उनकी मेहनत का उन्हें सही फल नहीं मिल रहा था, ये था सच्चाई। लेकिन अंग्रेज इस सच्चाई को मूंद के वो अपना मुनाफा देख रहे थे सिर्फ। तो सत्याग्रह, सत्य का साथ दो, जो वहाँ पे सत्य था। सत्य वहाँ पे ये था कि किसानों के साथ शोषण हो रहा है, उनकी ज़मीन बंजर हो रही है, उनके उनको उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, ये सत्य था वहाँ पे। तो गांधी जी ने ये चंपारण सत्याग्रह किया, वहाँ पे ये सत्याग्रह की कि जो सच्चाई है उसे देखा जाए, जो सच्चाई है उसको समझा जाए, उससे नज़र नहीं फेरी जाए, उसको झूठ के तले छुपाया नहीं जाए। वही हमारे देश में हो रहा था। हमारे जो किसान थे, हमारे जो देश के नेशनलिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी थे, जो लेबर क्लास थी, जो भी थी, अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए जुल्म उन्हें फ़ील तो हो रहे थे। उनके पास उनका जो जो अंग्रेज़ों के द्वारा उनके पास जुल्म किए जा रहे थे, वो उन्हें फ़ील तो हो रहे थे, लेकिन उसको कैसे फ़ाइट करें वो? सच वो जानते थे लोग कि ये गलत है, ये सही है, ब्रिटिशर्स हमारे साथ इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लेकिन सही क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब जानते थे। लेकिन इसको करने की उनके पास हिम्मत नहीं थी। यही सत्याग्रह था गांधी जी का कि जो ट्रुथ है, जो राइट है, और जो एक होता है कि ये चीज़ हो रही है, और एक होता है कि एक सच होता है, और जो सही होता है। तो जो सही रास्ता है, जो सच्चाई है, आप उसको फॉलो करें, ईमानदारी को फॉलो करें। ये गांधी जी का सत्याग्रह था कि आप उसको जानते हुए भी चुप ना बैठें, आप अपनी आवाज़ उठाएं, नॉन वायलेंस तरीके से आवाज़ उठाएं, और जो समाज में सच होना चाहिए उसके लिए आप फाइट करें। तो सत्याग्रह का कहीं ना कहीं गांधी जी ये बताना चाह रहे थे, ये विज़न और ये समझ और ये सोच देना चाहते थे उन लोगों को। और यही, और उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट वेज को यूज़ किया। उनके जो मैं समझता हूँ कि जो मेन आइडियाज़ हैं बहुत, सत्याग्रह है, कि आप जो ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन किसी चीज़ का, प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करना है, क्लीनिनेस, बोथ इंटरनल एंड आउटसाइड। इंटरनल कि आप अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको आप छोड़ें, आपके अंदर जो नॉन वायलेंस की जो आपके अंदर जो वायलेंस सॉरी आपके अंदर जो वायलेंस की फीलिंग है आप उसको छोड़ें, हेटरेट को हटाएं आप। द ओनली वे इज़ नॉट the only way to get the independence is not by fighting, is not by blood, is not by violence। ये उन्होंने बताया कि आप अंदर अपने अंदर के सत्य को पहचानें, आप सत्याग्रह करें, आप नॉन वायलेंस करें, क्लीनिनेस, आप झूठ को हटाएं, दोनों करें। आपकी जो दिक्कत है, प्रॉब्लम, आप उसको अंदर, उसके अंदर जाएं, आप दूर से उसको नहीं जाएं, आप उसके अंदर उतरें। जैसे गांधी जी हरिजन के साथ नीचे उतरे, गांधी जी डिफरेंट मूवमेंट्स में पब्लिक के साथ उतरे, गांधी जी साल्ट मार्च में किसानों के साथ उतरे, गांधी जी चंपारण में गए किसानों के साथ खेतों में, गांधी जी बीएचयू में 1915 में भाषण जो था उसमें गए, गांधी जी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए देश की जो महिलाएं थी उनसे भी मिले, और गांधी जी ने वो सब किया जो एक सत्याग्रह के आइडिया को, ट्रुथफुलनेस को अचीव करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये उनका था आइडिया। तो सत्याग्रह हमें कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमारी लाइफ में आज के टाइम में कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, कोई चीज़ है जो हमारे साथ वर्क नहीं कर रही है, तो हम उसको फेस करें, हम उसके लिए फाइट बैक करें, और उसको हम नॉन वायलेंस तरीके से करें। ट्रुथ को हम छुपाएं ना, उसको अंदर ना दबने दें। हम अपने मन में कहीं न कहीं जानते हैं कि कौन सी चीज़ मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, कौन सी चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, किस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा हर्ट हो रहा हूँ, हम जानते हैं, लेकिन हम उसको फेस करने की हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो गांधी जी यही दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया का मास पॉपुलेशन अफेक्ट हो रहा है ब्रिटिश की पॉलिसी से, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन वो ये जानते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उससे लड़ने की, वो उस ट्रुथ को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, वो ट्रुथ को फेस करने की पावर नहीं एक्यूमुलेट। तो गांधी जी ने वही दिया।